नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस सीट में। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की या करंट अफेयर्स की क्लास बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हम हर एक करंट अफेयर से जुड़ी खबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ओरिएंटेड क्लास होगी और बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। और इसमें अंत तक इस क्लास को देखिएगा, जो कि एक अच्छे से अच्छे प्रश्न इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है इंदौर, गांधीनगर, उदयपुर और कोच्चि। तो कहाँ ये समिट हुआ है? तो इस समिट का आयोजन जो है वो आपका गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ना तो ए होगा, ना सी और ना ही डी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में क्या है, जो पॉइंट छूट गए हैं क्वेश्चन से। इसका आयोजन ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट गुजरात के गांधीनगर में 19 से 20 अगस्त 2026 को इसका आयोजन किया गया है। और थीम क्या रखी गई है? तो इसमें थीम जो है वो नवाचार, लचीलापन और सहयोग और स्थिरता, इसकी थीम रखी गई है। नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता इसकी थीम रखी गई है। अब कुछ पॉइंट जो हैं ब्रिक्स से जुड़े देख लेते हैं। ब्रिक्स की संकल्पना जो है, इसकी संकल्पना प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल के द्वारा दी गई थी। कब? 2001 में। जिम ओनिल के द्वारा ब्रिक्स की संकल्पना कब? 2001 में दी गई थी। ब्रिक्स से संबंधित स्थापना एवं बैठक का क्रम क्या है? वर्ष 2009 में ब्रिक्स की प्रथम बैठक जो है ये एकातिन वर्ग में रूस में हुई थी। तब यह केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी एकातिन वर्ग में, तब इसे केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में जोहान्सबर्ग में बैठक हुई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, और दक्षिण अफ्रीका के शामिल होते ही इसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया। फिर 2025 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के पास थी। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? ब्राज़ील के पास। 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2026 में ब्रिक्स का कौन सा शिखर सम्मेलन है? 18वां संस्करण है। इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। और ब्रिक्स से संबंधित जो ब्रिक्स की अन्य बैठकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो प्रमुख मंत्रियों की बैठकें हैं जिनका आयोजन जुलाई से और अगस्त के मध्य जो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक युवा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। कब? 22 अगस्त को। दूसरी परिवहन मंत्रियों की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। श्रम मंत्रियों की बैठक तेलंगाना हैदराबाद में। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक
चंडीगढ़ में हुई है। और कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि कृषि से रिलेटेड है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। दूसरा, रोजगार मंत्रियों की बैठक, रोजगार, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई है। शिक्षा मंत्रियों की बैठक भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आपदा प्रबंधन बैठक मंत्रियों की बैठक पूरी उड़ीसा में हुई है, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक बैठक जो है वो गुवाहाटी, असम में इसकी बैठक हुई है। तो ये पॉइंट, इनमें से एक तो क्वेश्चन बनेगा ही, चाहे जिस भी परीक्षा में बने। आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है, उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से पक्का बनेगा अगर एग्जामिनर पूछेगा ब्रिक से तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2026 कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 2 है कि अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को? तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, विश्व मानवतावादी दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी। विश्व मानवतावादी दिवस मनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी। और इसका जो है विश्व मानवतावादी दिवस 2026 को, या इसका जो उद्देश्य है वो, यह दिवस जो है वो दुनिया भर में मानव सेवा और संकटग्रस्त क्षेत्रों में जीवन बचाने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विश्व मानवतावादी दिवस यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य, यह दिवस दुनिया भर में मानव सेवा और संकटग्रस्त क्षेत्रों में जीवन बचाने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी। और इससे संबंधित अन्य जानकारियां क्या हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य जो क्या रखा गया है? भारत अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना भारत का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में PMIS इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड, PMIS इंस्टीट्यूट अवार्ड 2026 के तहत ओवरऑल चैंपियन का खिताब किसे मिला है? यानी अभी हाल ही में PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026 जो है ओवरलैप चैंपियन का खिताब किसे मिला है? ONGC को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को, या फिर लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को? तो ये अवार्ड 2026 में किसको मिला है? तो ये अवार्ड जो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को मिला है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अवार्ड दाता यानी अवार्ड प्रदान कौन करता है? कॉरपोरेट मंत्रालय के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में
आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। ओवरऑल चैंपियन में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। PMIS स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम इसका पूरा नाम है और इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में की गई थी। PMIS स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा और की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना इसकी थीम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में ग्रामीण छात्रों के लिए, किसके लिए? ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किसने की है? हाल ही में ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किसने की है? कर्नाटक राज्य ने, या फिर तेलंगाना ने, या फिर केरल ने, या फिर गोवा ने। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये जो योजना है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ और व्याख्या देखते हैं। घोषणाकर्ता कौन है इस योजना के? कर्नाटक सरकार। यहाँ के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा इस जन कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं के मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग और आवश्यक शैक्षणिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कर्नाटक से जुड़ी कुछ अन्य तथ्य, प्रमुख जानकारी जो डिजिटल व तकनीकी पहलों से जुड़ी हैं, जैसे अक्षरा अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कक्षा 6 से ही सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की दीक्षा देना शुरू किया जाएगा अक्षरा अभियान के तहत। कोडिंग गुरुकुल, इसमें क्या होगा? कोडिंग गुरुकुल की शुरुआत कर्नाटक के द्वारा ही की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कोडिंग कौशल को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की जाएगी। तीसरा पॉइंट, पब्लिक AI यूनिवर्सिटी। बेंगलुरु में देश की पहली पब्लिक AI यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पब्लिक AI यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश की पहली पब्लिक AI यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बेंगलुरु कर्नाटक में की जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल, यानी यशोदा AI पहल कहाँ शुरू की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा AI पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तराखंड? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और इसमें से क्या आंसर हो सकता है यशोदा पहल की शुरुआत? तो यशोदा पहल की जो AI पहल है यशोदा, इसकी शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। कहाँ? पंजाब में शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। पहल का नाम है यशोदा AI। यशोदा AI यानी वुमेन पाथ टू AI एम्प्लॉयमेंट इसका पूरा नाम है। और इसकी शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पंजाब के जलंधर में इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य
महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और भविष्य की टेक्नोलॉजी तथा स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा। ये पहल जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट पहल है। इसमें हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगले प्रश्न पे जाने से पहले जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। कैसा एक वैधानिक निकाय है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित हुआ था। कब गठन हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का? 1990 के तहत इसका गठित हुआ था और इसकी स्थापना जो है वो 31 जनवरी 1992 को, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक जी थी। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी और वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष विजया राहटकर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सारण्या देवी ने एशियन शतरंज जूनियर्स बिल्डर्स में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में सारण्या देवी ने एशियन शतरंज जूनियर बिल्ड्स में कौन सा खिताब जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक या फिर स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? सारण्या देवी ने, इन्होंने जो है इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन सा? स्वर्ण पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इस जो एशियन शतरंज जूनियर्स बिल्डर्स शतरंज है, इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं और व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रतियोगिता एवं इसका आयोजन। एशियन शतरंज जूनियर बिल्डर्स चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इसमें गर्ल्स कैटेगरी में भारत की सारण्या देवी ने स्वर्ण पदक जीता। सारण्या देवी ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता महिला कैटेगरी में। जबकि ओपन कैटेगरी में विनेश वेरसुल ने स्वर्ण पदक जीता। और बिल्डर्स शतरंज जो है, यह शतरंज का एक बहुत ही तीव्र प्रारूप होता है जिसमें खिलाड़ियों को सीमित समय मिलता है। इसमें सटीकता और गति के साथ सेक्शनल टाइमर का दबाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजे गए MOM-BH1 का संबंध किससे है? MOM-BH1 का संबंध किससे है? क्षुद्र ग्रह है, या फिर ब्लैक होल स्टार है, या पृथ्वी जैसा कोई उपग्रह है, या मंगल का कोई उपग्रह है? तो यह क्या है जो रोहन नायडू के द्वारा इसकी खोज हुई है? यानी MOM-BH1 क्या है? ये एक ब्लैक होल स्टार है। क्या है? ब्लैक होल स्टार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्लैक होल स्टार है जिसको रोहन नायडू ने खोजा है और
रोहन नायडू का जन्म जो है ये हैदराबाद में हुआ था। कहाँ? हैदराबाद में, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था, रोहन नायडू का। खोजकर्ता भारतीय मूल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रोहन नायडू हैं और इनका मूल जन्म स्थान हैदराबाद तेलंगाना है। और खोज उपकरण में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिससे इन्होंने खोजा, उस उपकरण का क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसका नाम है, की मदद से इन्होंने जो है M0M BH1 की खोज की है। MOM BH1 क्या है? यह एक विशाल ब्लैक होल स्टार है। ब्लैक होल स्टार है। यह वास्तव में एक विशालकाय ब्लैक होल है जिसके चारों ओर धूल और गैस की घनी परत मौजूद है जो घर्षण के कारण चमकती है और अंतरिक्ष में एक अत्यंत दीप्तमान तारे की तरह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि हाल ही में जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू बायोग्राफी का नई दिल्ली में विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं वाई लक्ष्मी प्रसाद, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बायोग्राफी विवरण। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित हिंदी जीवनी है। इसका विमोचन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और रेखा गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और जो इनकी जनप्रिय नेता एम वेंकैया नायडू की जो जीवनी है वो उसके लेखक वाई लक्ष्मी प्रसाद जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई पावर पैनल का गठन किया है? तो ये अनुपम प्रसाद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अनुपम प्रसाद की, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हाई पावर पैनल का गठन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समग्र समीक्षा और मूल्यांकन के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है और इस पैनल की अध्यक्षता जो है वो अनुपम प्रसाद के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हैं। यह कार्य क्या करेगा? पैनल जो है उच्च स्तरीय पैनल कार्य करेगा कि तीस्ता नदी में पानी की वर्तमान उपलब्धता, इसके बुनियादी ढांचे और इसके मौजूदा और तथा भविष्य में उपयोग की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य होगा। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। यह आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में डाक विभाग ने किस राज्य के मेदक किले पर पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया है? यानी डाक विभाग ने जो है वो किस राज्य के मेदक किले पर पोस्टल और डाक कवर टिकट जारी किया है? तो ये मेदक किला कहाँ पर है? ये पड़ता है मेदक किला तेलंगाना में। तेलंगाना में पड़ता है। और इस डाक टिकट कितने रुपए का डाक टिकट जिसमें जारी किया गया है? 5 रुपए का डाक टिकट जो है इसमें जारी किया गया है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी तेलंगाना। राइट आंसर ए तेलंगाना हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय डाक विभाग
में सांस्कृतिक धरोहर की फिलेटिक फिलेटेलिक फिले फिलेटेलिक पहचान को मजबूत करने के लिए मेदक किले, कहाँ के किले, मेदक किले पर विशेष पोस्टल कवर और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। मेदक किले के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। मेदक किला जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश के महान शासक प्रताप रुद्र के द्वारा कराया गया था। मेदक किला जो है ये 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इस किले की जो जमीन से लगभग ऊंचाई है वो 90 मीटर ऊंचा है, एक पहाड़ी पर स्थित है। और प्रवेश द्वार क्या है, इस किले में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं। पहले मुख्य द्वार को सिंह द्वार, दूसरे मुख्य द्वार को गज द्वार कहा जाता है, गज द्वार कहा जाता है। अब देखते हैं थोड़े इतिहास से रिलेटेड जो धरोहरें हैं। काकतीय और होयसल वंश की धरोहरें। काकतीय वंश द्वारा निर्मित रामप्पा मंदिर, जो काकतेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, तेलंगाना में स्थित है। यह भारत का 39वां यूनेस्को धरोहर स्थल है। कौन सा 39वां धरोहर स्थल है? कौन? रामप्पा मंदिर, जो तारेनुमा आकृति में बना हुआ है। इसकी आकृति कैसी है? तारेनुमा। दूसरा पॉइंट, होयसल वंश जो कि कर्नाटक का वंश है, के होयसलेश्वर मंदिर को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 42वां विश्व धरोहर स्थल किसे? होयसलेश्वर मंदिर को घोषित किया गया है। होयसल वंश का मंदिर है, कर्नाटक में स्थित है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, जो हमने डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा क्लास देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले प्रश्नों के साथ और इससे ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।